दोस्तों, अगर आप भी अपनी छुट्टियां मनाने जापान जा रहे हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं तो जापान जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों, आपने नार्कोस का नाम तो जरूर सुना होगा। एक मिनट पहले मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि सफर रोमांचक होने वाला है। नार्कोस नेटफ्लिक्स के टीवी सीरीज का नाम है। नार्कोस पाब्लो एस्कोबार नामक शख्स की जीवनी पर आधारित टीवी सीरीज है। पाब्लो एस्कोबार एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था। इतिहास में उसके नाम कई मर्डर, चोरियां, डाका और कई संगीन अपराध दर्ज हैं। लेकिन पाब्लो एस्कोबार का एक दूसरा रूप भी है। पाब्लो एस्कोबार जब कभी भी किसी गरीब लाचार पर अत्याचार होते देखता था तो उसका खून खौलने लगता। एस्कोबार से लोग डरते थे और वही कई लोग उसे मसीहा भी मानते थे। कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर पाब्लो एस्कोबार के यहाँ आता था तो पाब्लो एस्कोबार हर हालत में उसकी मदद करते थे। अपनी ताकत और अपने पैसे से वो सभी गरीबों की मदद किया करता था। तो ये था पाब्लो एस्कोबार का दूसरा पहलू, जो उसे डाकू के साथ साथ कहीं ना कहीं एक मसीहा भी बनाता है। अगर आपको पाब्लो एस्कोबार को अच्छी तरह से समझना है तो आप वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी देख सकते हैं। पाब्लो एस्कोबार की कहानी कहीं ना कहीं सुल्तान मिर्जा से मैच करती है। आगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खतरनाक गैंग्स द्वारा अपने आप को मसीहा बताना सिर्फ पाब्लो एस्कोबार तक ही सीमित नहीं था। दोस्तों, जापान में एक और बहुत ही खतरनाक गैंग है जिसका नाम याकुजा है। इस गैंग के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो जापान जाने से पहले 2 बार तो जरूर सोचेंगे। चलिए जानते हैं याकुजा गैंग की काली करतूतों के बारे में और देखते हैं इस गैंग में कितनी इंसानियत है, या फिर ये लोग अपने आप को अच्छा बताने का ढिंढोरा पीटते हैं। दोस्तों, याकुजा गिरोह सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस गैंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें मौजूद सभी मेंबर के बदन पर टैटू बने होते हैं। जापान में टैटू हमेशा से कैदियों और माफियाओं की निशानी रही है, लेकिन याकुजा गिरोह ने इन टैटू को एक अलग ही दर्जा दिया। इनके शरीर पर बने टैटू हर किसी से अलग है और सारे टैटू एक से बढ़कर एक हैं। कहा जाता है याकुजा गैंग में टैटू का प्रचलन 19वीं सदी से चला आ रहा है और आज इस गैंग में शामिल होने से पहले हर सदस्य को अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाना पड़ता है। याकुजा के टैटू से जुड़ी एक डरावनी बात यह है कि ये टैटू किसी मशीन से नहीं गोते जाते, बल्कि बांस से बनी पतली तिनकों से गोदे जाते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। याकुजा गैंग के अपने कई रिवाज हैं, जिसमें टैटू का चलन सबसे ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों, माना जाता है याकुजा गैंग की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। तब बुराकुमिन वर्ग जापान में सबसे तुच्छ माना जाता है। इस वर्ग के लोगों को समाज में नहीं अपनाया जाता, इन्हें बहुत नीचा दिखाया जाता है। यहाँ तक कि सरकार भी इन पर ध्यान नहीं देती थी। गरीबी और पक्षपात के कारण जब समाज में जगह नहीं मिली तो अपने पेट के लिए बुराकुमिन जाति के लोगों को चोरी, डकैती और जुए का सहारा लेना पड़ा। बुराकुमिन वर्ग 2 अंशों में बटा था, टेकिया और बकुटो। दोनों अंश चोरी, डकैती और गैम्बलिंग का काम करते थे। टेकिया अंश जगह जगह से चोरी हुए सामानों को त्योहारों के समय में मेलों या बाजारों में बेचा करते थे। वहीं बटुका समाज के लोग खाली पड़े गिरजा घरों में गैर कानूनी गैम्बलिंग चलाया करते थे। धीरे धीरे इनका ये धंधा बड़े पैमाने पर होने लगा। चोरी और डकैती जैसे छोटे छोटे अपराधों को अंजाम देने के लिए ये वर्ग प्रचलित हो गया और वो दिन भी आ गया जब इसने गैंग का रूप धारण कर लिया। अब सरकार को भी इनकी महत्ता का पता चल गया था, परंतु चौंका देने वाली बात ये थी कि सरकार भी इनसे मिल गई थी और इनकी करतूतों पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ नहीं करती थी। इनका बिजनेस अब केवल चोरी डकैती में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स डीलिंग, पोर्न इंडस्ट्री और तो स्टॉक मार्केट स्कैम तक फैल चुका था। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते ये संगठन जापान में एक प्रभावशाली गैंग के रूप में माना जाने लगा और इस गैंग का नाम याकुजा रखा गया और याकुजा जापान का सबसे खतरनाक गैंग बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय याकुजा की पॉपुलेशन 18 लाख पहुंच गई थी। अब आगे मेरी बात पर गौर कीजिएगा। इस गैंग के सभी मेंबर एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं। इस परिवार में कुछ अच्छे तो कुछ बहुत ही भयानक रीति रिवाजों को माना जाता है। गैंग में शामिल होने वाले नए सदस्यों को कोगुन का टैग दिया जाता है। कोगुन का मतलब होता है बच्चा और उस सदस्य को बॉस को ओयाबून यानी आश्रय देने वाला कहा जाता है। हर सदस्य का दीक्षा संस्कार होता है और एक रस्म निभाई जाती है जिसमें नए सदस्य अपने बॉस के साथ बात करते समय शराब पीता है। नए सदस्य का बॉस उसे मिट्टी की प्याली में थोड़ी सी मदिरा परोसता है और खुद की प्याली में पूरी मदिरा डालता है, जिसका अर्थ है याकुजा गैंग में ऊंचे पद पर होना है।
मतलब मालिक को ज्यादा और नए सदस्य को बस थोड़ी सी मदिरा दी जाती है। साथ बैठकर शराब पी लेने से नए सदस्य ऑफिशियली याकुजा के मेंबर हो जाते हैं। फिर उस सदस्य को अपने पूरे बदन पर टैटू बनवाना पड़ता है। एक भयानक रिवाज ये भी है, जब भी याकुजा के किसी मेंबर द्वारा गलती हो जाती है तो उसके बॉस को परेशानी होती है, तो सजा के तौर पर उस सदस्य को अपनी एक उंगली काटकर बॉस को देनी पड़ती है। यहाँ कटी हुई उंगली माफी का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, अगर उस सदस्य से दोबारा फिर गलती हो जाती है तो उसे अपनी बाकी की उंगलियों को भी काट कर देना पड़ता है। ये कटी हुई उंगलियां और बदन पर बने अजीबोगरीब टैटू याकुजा मेंबर की पहचान बन गए हैं। वर्तमान में सरकार और प्रशासन इस गैंग से काफी परेशान रहते हैं। अब याकुजा व्हाइट कॉलर वाले क्राइम्स को भी अंजाम देने में माहिर हो गए हैं। याकुजा के खास मेंबर सोकैया बड़े बड़े कंपनियों से स्टॉक खरीदते हैं और तब तक खरीदते हैं जब तक उन्हें स्टाफ मीटिंग में जगह न मिल जाए। एक बार जैसे ही कंपनी इनके हाथ लग जाती है तो ये बाकी सारे सदस्यों को धमकाकर अपने अंडर में ले लेते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। एक बार इनके चंगुल में कोई कंपनी फंस गई तो फिर मान लीजिए उसकी बर्बादी तय है। याकुजा के कई मेंबर्स बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम भी करते हैं। उनका काम होता है इमारतों को खाली करवाना ताकि उसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो सके। आज याकुजा 4 समूह में बंटकर पूरे जापान में कहर ढा रहा है, जिनके नाम है यामागुची गुमी, सुमियोशी काई, इनागावा काई, अजे कोतेशु काई। इसके अंदर भी याकुजा कई गुटों में बटा हुआ है और अलग अलग कामों में जुटा हुआ है। जापान में जितनी भी ड्रग डीलिंग होती है वो सब याकुजा ही करवाता है। ये वो गिरोह है जिसके बारे में कहा जाता है इसने पूरी दुनिया में अश्लीलता को फैलाया है। जी हाँ, ये गिरोह पोर्न फिल्मों के काम में शामिल है और इसी गिरोह के जरिए ऐसी अश्लील फिल्मों की सप्लाई गैर कानूनी तरीके से होती है। पोर्न इंडस्ट्री को चलाने के लिए अपराधी दुनिया की हजारों लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल भी करते हैं। यही नहीं, अपने इस धंधे को मजबूत बनाने के लिए ये गिरोह दुनिया के कई देशों में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां भी सप्लाई करते हैं और दुनिया भर से लड़कियों को धोखाधड़ी से नौकरी का लालच देकर जापान लेकर आते हैं, फिर उनसे गंदे काम करवाते हैं। गैर कानूनी तरीके से लोगों को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के काम में तो याकुजा को महारत हासिल है। आज जापान में जितने भी क्राइम्स होते हैं उन सब के लिए जिम्मेदार याकुजा ही है। छोटे मोटे क्राइम्स को करने में लोग पुलिस से ज्यादा याकुजा से डरते हैं, क्योंकि एक बार इस लाइन में कोई आ गया तो याकुजा उसे या तो अपनी टीम में ले लेता है या फिर मार डालता है। याकुजा के इतने सारे काले कारनामों को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। 2007 में सरकार ने कई तरह के कानून बनाए जिसके कारण याकुजा का प्रभाव कम हो सके और पूरी तरह से बंद भी हो सके। सरकारी ऑफिसर और पुलिस की मेहनत से याकुजा का प्रभाव काफी हद तक कम भी होने लगा है। इन कानूनों के आने के बाद याकुजा की आबादी केवल 18,000 रह गई। अब आप सोच रहे होंगे हमने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि याकुजा किस तरह गरीबों का मसीहा बनने का नाटक करता है। दोस्तों, याकुजा अपने आप को मसीहा इसलिए कहता है क्योंकि जब सरकार के बनाए गए कानूनों से इनका प्रभाव कम पड़ने लगा तो ये लोग समाज सेवा में शामिल हो गए। समाज में मौजूद गरीब वर्ग की याकुजा मदद करता है। कभी कोई आपदा आए तो सबसे पहले याकुजा अपने मेंबर्स को भेजकर लोगों तक मदद पहुंचाता है। 2011 में आई सुनामी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसकी तबाही से सरकार भी पस्त हो गई थी। तब याकुजा ही सबसे पहले लोगों तक मदद लेकर आया था, उन्हें खाना पानी से लेकर रहने के लिए जगह दी। आज जापान में कहीं भी गरीब समाज के बारे में याकुजा को पता चलता है तो वो सबसे पहले मदद के लिए दौड़ आता है। कोई भी पिछड़ी जाति या फिर जिसे समाज से निकाला गया हो उसे याकुजा अपने परिवार की तरह स्वागत करता है। जब भी याकुजा से मदद मांगने के लिए कोई जाता है तो याकुजा उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजता। एक और बात हमें आश्चर्यचकित करती है, कल तक जुर्म की दुनिया में एक तरफा राज करने वाला याकुजा समाज आज किसी भी आदमी को परेशान नहीं करता और जब भी कोई इनके पास अपनी परेशानी लेकर आता है तो ये लोग उसकी परेशानी को पूरी तरह से दूर कर देते हैं और जब तक सामने वाले व्यक्ति की समस्या दूर नहीं होती ये लोग खुद उसे सहारा देते हैं। तो कुछ ऐसी है याकुजा गैंग की कहानी, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान हैं तो गरीब लोग खुश हैं। गरीब याकुजा को अपना मसीहा मानते हैं क्योंकि जब सरकार भी उनका मदद नहीं करती तो याकुजा वहाँ मौजूद होता है और यही सब बातें कहीं ना कहीं याकुजा को मसीहा बनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, याकुजा सचमुच एक मसीहा है या फिर खुद को बचाने के लिए उसने समाज सेवा का ढोंग रचा रखा है? आपका आंसर कमेंट में जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।